हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ वेजेस। सो लेट्स रीड आउट कि इस चैप्टर में है क्या क्या। वेजेस कि वेजेस क्या होता है। प्राइस पेड फॉर द यूज़ ऑफ लेबर इज कॉल्ड वेजेस। टर्म लेबर इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू ऑल दोज मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू अर्न इनकम। देखो, हर कोई अर्न करने के लिए कुछ काम करते हैं। जो पर्सन अपनी स्किल्स देते हैं या वो अपनी मेहनत से जो काम करते हैं उनके बदले में जो उन्हें पैसे मिलते हैं उन्हें वेजेस कहते हैं। प्राइस पेड फॉर द लेबर, जिस भी मज़दूर को, जिस भी काम करने वाले को काम करने के बदले में पैसे मिलते हैं उसे वेजेस कहते हैं। इकोनॉमिक में अगर इसे बात करें तो मेंटल और फिज़िकल, मेंटल यहाँ पे इसलिए मेंशन करा है क्योंकि जो सर्विस सेक्टर है वो अपनी मेंटल एक्टिविटीज़ देता है। तो मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हम अर्न करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इंक्लूड्स डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेमेंट मेड टू ऑल टाइप ऑफ लेबर। एग्जाम्पल वेजेस पेड पर आवर, पर डे, मंथली सैलरीज, फीस टू लॉयर और अ डॉक्टर, वेजेस पे टू डोमेस्टिक सर्वेंट। वेजेस हम सारी वेजेस इंक्लूड करते हैं, चाहे वो हमने किसी से 1 घंटा काम करवा के की हो या फिर हमने किसी से पूरे दिन की मेहनत से काम करके पैसे दिए हों किसी को, या मंथली पे, या फिर हमने किसी लॉयर को दी हो, डॉक्टर को दी हो, या फिर डोमेस्टिक सर्वेंट को ही क्यों ना दी हो। जो भी हम वेजेस किसी को देते हैं, सैलरी देते हैं, वो होती हैं वेजेस। इफ़ वर्कर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड इट इज़ कॉल्ड वेजेस। अगर कोई वर्कर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग काम करता है तो उसे टाइम वेजेस बोलते हैं। मतलब अगर कोई पर्सन है, उसने 8 घंटे काम करा है, 8 घंटे काम करा है और तब जाके उसे 200 रुपीज़ मिले हैं तो उसे टाइम वेजेस कहेंगे। जब हमें वेजेस टाइम की बेस पर मिल रही हो, टाइम मतलब 24 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जब हमें आवर्स की बात हो रही हो, तो उसे कहते हैं टाइम वेजेस। ऑन दी अदर हैंड, अगर वेजेस हमें नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस्ड पे दी हुई है तो उसे कहते हैं हम प्राइस वेज। हाँ जी, प्राइस वेज। तो फिर पीस वेज, इसे प्राइस नहीं पीस वेज कहते हैं, सॉरी, पीस वेज, इसे कहते हैं पीस वेज। पीस वेज होता है मतलब हमें अपनी प्रोडक्शन पे जब हमें वेजेस मिले, मतलब कोई एक एम्प्लॉय है, उनसे बोला गया है कि आपको 200 यूनिट्स बनानी है, तो फिर जिसके बदले में जितने भी हम उसे पैसे देंगे उन्हें कहेंगे पीस वेजेस। जैसे इसमें एग्जांपल है 200 पेड टू अ कारपेंटर फॉर मेकिंग अ टेबल। जैसे कि उसने कुछ टेबल, उसका कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर जो उन्हें सैलरी मिलती है उन्हें कहते हैं वेजेस। जैसे कि कंस्ट्रक्शन वालों को काम दिया जाता है कि आपको एक ब्रिज बनाना है, फिर आपको वेजेस मिलेंगी, तो ब्रिज उनका क्या है, पीस वेजेस, क्योंकि उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि जब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो आपको वेजेस मिलेंगी। तो हमने वेजेस पढ़ा, वेजेस क्या होता है, जितनी भी हम अपनी सर्विसेज देते हैं, मेंटल फिजिकल, या फिर जितना भी हमें मेहनत करते हैं उसके बदले में जो हमें प्राइस दिया जाता है उसे कहते हैं वेजेस। वेजेस 2 टाइप्स की होती हैं, पीस वेज एंड टाइम वेज। टाइम वेज वो होती है जो हमें टाइम के अकॉर्डिंग पे दी जाए, और पीस वेजेस जो होते हैं जो हमें किसी एसेट के या फिर नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस्ड के बेस पर दी जाती है। अब पढ़ते हैं नॉमिनल वेजेस क्या होती हैं और रियल वेजेस क्या होती हैं। Nominal wages, wages which are paid to the worker in term of money. A labor get 200 per day and a college lecturer 6,000 per month as a wage in term of money. It refers to actual money earned by a worker. Nominal wages क्या होता है, nominal wages जो होते हैं जो term of money, जब हम किसी को पैसे देते हैं, जब हम wages मनी में देते हैं उन्हें, जैसे कि कोई लेबर है उसने 200 पर डे अर्न करा है, या फिर कोई लेक्चरर है जिसने 16,000 पर मंथ अर्न करा है, ये होती है एक्चुअल मनी, किसी वर्कर की एक्चुअल मनी। जैसे आपके फादर को सैलरी मिलती होगी या मदर को सैलरी मिलती होगी इन रुपीज़ में, तो वो होती है उनकी नॉमिनल वेजेस। रियल वेजेस क्या होता है, रेफर्स टू द क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर लेबर गेट इन टर्म ऑफ मनी। इट इज़ द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अब देखो, आपकी फैमिली को सैलरी मिलती है मनी में, अब आप मनी तो खा नहीं सकते, तो इसके बदले में जो भी आप गुड्स परचेज़ करोगे उसे कहेंगे रियल वेजेस। तो रियल वेजेस क्या है, रियल वेजेस नॉमिनल वेजेस की परचेजिंग पावर है, मतलब वो उससे क्या खरीद रहा है। तो जितनी भी क्वांटिटीज़ हम मनी से गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं उन्हें कहते हैं रियल वेजेस। तो नॉमिनल वेजेस क्या होता है, जब हमें इन रुपीज़ दी जाती है वेजेस, और रियल वेजेस क्या है, जब हम इनसे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करते हैं फॉर नेसेसिटीज़।
अब पढ़ते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द रियल वेजेस कि वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमारे रियल वेजेस डिटरमाइन होती है, जिससे हमारे रियल वेजेस पर इफेक्ट पड़ता है। रियल वेजेस क्या आती है? जितनी में हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर पा रहे हैं अपनी नॉमिनल से। तो पहला आता है मनी वेजेस। ऑन अदर थिंग्स रिमेनिंग same, if money wages are more, real wages will also be more. There is a direct relationship between money and real wages. तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जो रिलेशनशिप है मनी वेजेस की और रियल वेजेस की वो डायरेक्ट है। मतलब अगर हमारी मनी वेज इंक्रीज़ होगी तो हमारी रियल वेज भी इंक्रीज़ होगी। इन द सेंस कि देखो, अगर हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी, अगर हमें पहले 20,000 रुपीज़ मिलते थे और अब हमें 30,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो 10,000 इंक्रीज़ हुआ है वो उससे हम और ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ कर पा रहे हैं। इसका मतलब जो मनी वेजेस है अगर इंक्रीज़ होगी तो रियल वेजेस भी इंक्रीज़ होगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्राइस लेवल। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे प्राइस लेवल आएगा। रियल वेजेस आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द परचेजिंग पावर ऑफ मनी ऑफ द प्राइस लाइफ। इफ प्राइस आर रेजिंग परचेज ऑफ पावर ऑफ मनी फेलिंग इन रियल वेज विल फॉल। अब देखो इसका क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा उतनी कम हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। इन द सेंस अगर किसी इकॉनमी का प्राइस लेवल इंक्रीज़ होगा तो हमारी रियल वेजेस डिक्रीज़ होगी। इसका मतलब इन दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन 2014-15 में जो हमारी जनरल प्राइस लेवल थी वो 10% से इंक्रीज़ हो गई थी और हमारी फ़िक्स्ड इनकम थी। इसका मतलब अगर हमारी पहले 30,000 सैलरी में हम 20 kg वीट एक्वायर कर रहे थे पर प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो गई है। अब हमें वही सेम क्वांटिटी ऑफ वीट हमें 30 की जगह 50 में मिलेगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारी सैलरी ज़्यादा लग रही है बट हमें क्वांटिटी उसका कम मिल रहा है। इन द सेंस जब प्राइस लेवल बढ़ता है तो हमारी जो परचेजिंग पावर होती है, हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है उनको ख़रीदने की पावर थोड़ी कम हो जाती है। थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री इनकम। रियल वेजेस ऑफ एम्प्लॉय विल बी मोर इन एडिशन ऑफ फिक्स्ड इनकम वेजेस। ही गेट सप्लीमेंट्री इनकम लाइक बोनस, अकोमोडेशन, फ्री मिड डे मील्स, यूनिफॉर्म, मेडिकल फैसिलिटीज़ टू चिल्ड्रंस। तो सप्लीमेंट्री इनकम क्या होता है? सप्लीमेंट्री इनकम होता है कि जब हमें इनकम के अलावा कोई चीज़ मिले। अब किसी की सैलरी है, उसे अपने बच्चों की एजुकेशन देनी है तो वो अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट ऑफ अपने बच्चों के एजुकेशन पे लगेगा। बट अगर हमें सप्लीमेंट्री इनकम मिल रही है, अगर वही एजुकेशन हमारी कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है हमारे बच्चों के लिए, तो हमारी वो मनी सेव हो जाता है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा हमारी इनकम सप्लीमेंट्री इनकम बढ़ेगी उतनी ज़्यादा हमारे रियल वेजेस बढ़ेंगे। अब हम वो सैलरी जो हम बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाते हैं वो हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करने पे लगा देते हैं। सो फोर्थ पढ़ते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। रियल वेजेस ऑफ लेबर ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स वेदर द लेबर हैज़ अ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट और कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, रियल वेजेस विल बी मोर इफ़ ही हैज़ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब दो तरह के वर्कर है, एक के पास है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट और एक के पास है कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। अब एक लेबर रेगुलर अपनी ड्यूटी पे जा रहा है और एक कभी कभी जा रहा है। तो जो रेगुलर जा रहा है उसके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होगा जिससे वो गुड्स परचेज कर पाए, रेदर दैन जो कैजुअल जा रहा होगा। तो जो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट वाले होते हैं उनकी थोड़ी परचेजिंग पावर कम होती है। Then next, hours of work. If labor gets same amount of money wages on the other employee working on okay, तो देखो अब दो वर्कर हैं, वर्कर ए एंड वर्कर बी। जो वर्कर ए है वो 8 आवर काम कर रहा है 10,000 के लिए और जो वर्कर बी है वो 8 आवर काम कर रहा है 20,000 के लिए। अब जो ए है उसे तो बेनिफिट मिल रहा है ना, उसे कम टाइम में उतनी ही सैलरी मिल रही है जितनी सामने वाले को ज़्यादा टाइम देकर मिल रही है। तो जो उसका बचा हुआ टाइम है वो टाइम वो कुछ और सर्विस कर सकता है, वो थोड़ी और मेहनत कर सकता है ज़्यादा अर्निंग के लिए, और जो उसकी एक्स्ट्रा इनकम होगी वो अपनी परचेजिंग पावर पे लगा देगा। इसका मतलब हमारा आवर्स ऑफ वर्क भी मैटर करता है कि आप अपनी कितने आवर्स दे रहे हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी के लिए। अब देखो जैसे इसमें लिखा भी है, बिकॉज ही सेव्ड आवर्स ऑफ वर्क टू डू अदर वर्क विच इनेबल टू हिम बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज। सिक्स्थ वन, वर्किंग कंडीशन। रियल वेजेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्किंग कंडीशन under which labor work. Real wages of working in clean healthy environment will be more than one that dirty and unhealthy surroundings. Alright, अब देखो दो वर्कर हैं सेम ए एंड बी। जो ए है वो बहुत अच्छे वर्किंग कंडीशन में काम कर रहा है, उसका हेल्थ ही बहुत अच्छा है। जो बी है वो थोड़ी डर्टी अकोमोडेशन में काम कर रहा है और जो बी है उसकी 30% ऑफ सैलरी मेडिसिन खर्च में हो जा रही है। बट जो ए है जो हेल्दी इन्वायरमेंट में काम कर रहा है उसकी वो सैलरी खर्च ही नहीं हो रही है मेडिसिन में, क्योंकि वो तो हेल्दी इन्वायरमेंट में काम कर रहा है। तो हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है वो भी इफ़ेक्ट करता है हमारे रियल वेजेस पे। अगर हम अपनी सैलरी का काफ़ी सारा अमाउंट मेडिसिन पर लगा देंगे तो हमारी परचेजिंग पावर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने की थोड़ी कम हो जाएगी। इसका मतलब वर्किंग कंडीशंस भी हमारे रियल वेजेस पर इफ़ेक्ट डालता है। नेक्स्ट,
ट्रेड एक्सपेंसेस, कि ट्रेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? A worker is bound to spend part his income of money wages on trade expenses. Their real wages, for example, of college lecturer, bank accountant with their money wages and but a college lecturer is supposed to spend on books. अब हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक है हमारा अकाउंटेंट और एक है हमारा टीचर. अब दोनों को इक्वल सैलरी मिल रही है 30K एंड 30K, पर जो हमारा अकाउंटेंट है उसका तो कोई खर्चा ही नहीं है, वो अपनी पूरी 30K सेव कर पा रहा है, पर जो टीचर है उसका 10K तो खर्च हो जा रहा है बुक्स खरीदने में, उसे बच्चों को पढ़ाना है तो वो 10% की बुक खरीद लेगा. दैट मीन्स कि ये हमारे पैशन पर भी डिपेंड करता है कि हमारी रियल वेजेस की परचेजिंग पावर कितनी है. 8. Period and cost of training. Professions like doctor, engineers, professor have spent a lot of time and money in their education training. अब ये हमारे जॉब पर भी डिपेंड करता है. जैसे बहुत बड़े बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो एकदम से क्विक जॉब नहीं लेते, उन्हें बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है पढ़ने के लिए, जिनकी वजह से उनकी रियल वेजेस पर इफ़ेक्ट पड़ता है. 9th, employment of dependents. Wards dependent of those serving in army, railways, bank preference at the same time of employment in department does they enjoy greater economic securities. अब कभी कभी एडमिशन्स में ऐसा होता है कि जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से होते हैं उन्हें एडमिशन में थोड़ी फ्रीडमनेस मिल जाती है, उनके लिए कुछ रिजर्व कैटेगरी ऑफ सीट्स होता है, मतलब कि उन्हें वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है रेदर देन अ नॉर्मल चाइल्ड. तो रियल वेजेस यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मतलब आपके अगर पेरेंट्स या फिर कोई फैमिली में आर्मी, रेलवे से या बैंक से बहुत बड़ी पोस्ट का था या फ्रीडम फाइटर समथिंग कुछ रहा था, तो उनमें कुछ रिजर्व कैटेगरीज होंगी जिनकी वजह से उनका वहाँ पे पैसा बच जाएगा और वो रियल वेजेस को ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएंगे. नेक्स्ट, prospect of future promotion. Money wages may be low initially in a particular job, but prospectus of future promotion may be right. Such jobs have a more real wages. अब कोई जॉब है, अभी उसकी 10K सैलरी है, बट इन नियर फ्यूचर उसकी सैलरी 30K होने वाली है, इन द सेंस कि वो फिर ज़्यादा गुड्स परचेज कर पाएगा. 11. सोशल स्टेटस. इसमें क्या है कि दो लोग हैं, एक सब इंस्पेक्टर है, एक क्लर्क है, दोनों की सैलरी सेम है, 30K है, पर हायर रेपुटेशन किसकी होगी? सब इंस्पेक्टर की, क्योंकि उसका स्टेटस अच्छा है क्लर्क से, क्योंकि उसकी पोस्ट बड़ी है, इसलिए तो उनका ये फ़ायदा हो जाता है. देन अब वेजेस के लिए हमारे पास दो थ्योरी हैं. वर्कर की वेजेस के लिए वर्कर की वेजेस डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास दो थ्योरी हैं. पहली थ्योरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ थ्योरी, सेकंड थ्योरी मॉडर्न और डिमांड एंड सप्लाई मनी ऑफ थ्योरी. तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, देखते हैं. अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द लॉन्ग रन अ लेबरर गेट वेजेस इक्वल टू मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी. ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है और इसमें जो वर्कर होता है उसे अपनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल ही उसकी सैलरी मिलती है. इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाती हूँ. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रेफर टू द एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू एम्प्लॉइंग बाई वन मोर यूनिट ऑफ लेबर. अब देखो, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि जो 10 वर्कर्स थे, जब वो सारे काम कर रहे थे तो उन्हें 1000 रुपीज़ मिल रहे थे, मतलब 100 रुपीज़ ईच. वहाँ पर एक और पर्सन ऐड हो गया तो तब उनकी सैलरी कितनी होगी, 1100. तो इसका मतलब वहाँ पे कितना एडिशन हुआ है, 100 रुपीज़ का. तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी एक लेबर की कितनी होगी, 100, क्योंकि पहले वे सब 1000 अर्न कर रहे थे, अब वे 1100 अर्न कर रहे हैं. इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब एडिशन कितना हुआ है हमारे टोटल रेवेन्यू में, दैट इज़ 100. तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आ गई 100. तो इसमें क्या कहते हैं कि एक वर्कर को उतनी ही सैलरी मिलेगी जितना उसने अर्न करा है, जितना चेंज उसके आने से टोटल प्रोडक्शन में हुआ है उतना ही उसे मिलेगा. तो इसकी क्या अजम्पशंस है, पहली अजम्पशन है इस थ्योरी की परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट एंड फैक्टर मार्केट. जो मार्केट है उनमें परफेक्ट कंपटीशन है और जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, मतलब अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे, तो अगर उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे. पर एक सिचुएशन ऐसी होगी जब ज़्यादा लोगों के आने से उनका
प्रोडक्शन रेवेन्यू जो होगा वो कम हो जाएगा, तो उसे कहेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न। थर्ड, ऑल लेबर आर होमोजीनियस एंड द सब्स्टिट्यूट फॉर वन अदर, जो सारे लेबर्स है वो होमोजीनियस है एंड सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक दूसरे को। फोर्थ वन, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन फाउंड इकॉनमी, इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो काम चाहता है पर उसे मिल नहीं रहा है, सब चाह रहे हैं और सबको मिल रहा है। फिफ्थ, इट अप्लाइज इन लॉन्ग रन, ये लॉन्ग रन में अप्लाई करता है, शॉर्ट रन में नहीं, मतलब लॉन्ग रन मतलब डिकेड्स टू डिकेड्स। सिक्स, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट है, मतलब टेक्निक क्या है यहाँ पे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। सेवेंथ, ईच यूनिट ऑफ रिवर्स परफेक्टली मोबाइल एज अ रिजल्ट ऑफ ए वेज रेट विल रिमेन सेम इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन, जो वेजेस हैं वो सारी ऑक्यूपेशंस के लिए सेम है। यहाँ पे लेबर आएगा, रिवर नहीं आएगा। ओके, तो अब पढ़ते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स है एंड देन इसका एनालिसिस क्या है। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी की, जो ये थ्योरी है इसकी क्या स्टेटमेंट है। तो इसकी दो स्टेटमेंट है, सबसे पहले एनालिसिस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज एनालिसिस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म। इसके इस थ्योरी की दो स्टेटमेंट है कि अगर हम इंडस्ट्री के व्यू से देखें या हम फर्म के व्यू से देखें। तो पहले इंडस्ट्री के व्यू से देख लेते हैं। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन रेट, वेज रेट डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, प्राइस ऑफ अ लेबर और एनी अदर फैक्टर इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री एट द लेवल वेयर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल टू सप्लाई। तो ये क्या बोलता है यहाँ पे, सबसे पहले तो नोट कर लीजिए परफेक्ट कंपटीशन है, और जो प्राइस डिटरमाइन है वो कौन करता है, इंडस्ट्री करती है, और इंडस्ट्री कब करती है, जब सप्लाई डिमांड के बराबर हो जाए। फिक्स्ड एज वेज रेट विल बी डिटरमाइंड बाय डिमांड ऑफ लेबर। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल वेज एंड एवरेज वेज आर इक्वल, जब मार्जिनल वेज और एवरेज वेज इक्वल हो जाए। मार्जिनल वेज मतलब उसने कितना एक्स्ट्रा करा है, और एवरेज वेज की मतलब जितना उसे हकदार है, जितना उसे मिलना डिजर्विंग है उतना। हेंस इन द लॉन्ग रन इंडस्ट्री विल गिव मार्जिनल और एवरेज वेज टू द लेबर्स इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब हमें अब जो वेजेस हैं लेबर की वो कैसे मिलेंगी, जब डिमांड हो जाएगी सप्लाई के बराबर में, जब डिमांड एंड सप्लाई का कर्व इंटरसेक्ट कर जाएगा। इसमें मैं एक आपको कर्व बना के दिखाती हूँ। ये इसकी जो सप्लाई होगी लेबर की वो फिक्स्ड होगी ऐसे, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा लेबर के नंबर कि वो कितना है। अब जो डिमांड है वो इतनी है, अब सप्लाई इतनी है, डिमांड इतनी है, तो वेजेस हमारी आ जाएंगी यहाँ पर हमारी आ जाएगी वेजेस। तो ये था आपका फिगर 1। अब पढ़ते हैं एनालिसिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म की, जो फर्म है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। अ फर्म इज़ ओनली डिसाइड टू हाउ मैनी लेबर शुड बी एम्प्लॉय, इसमें वो वेज नहीं डिसाइड करता, इसमें वो देखता है कि कितने लेबर्स उसे एम्प्लॉय करने हैं, और जो रेट होता है वो इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है। इट इज़ इंश्योर मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट, जो फर्म होती है वो एक बिजनेस, वो मार्केट में आती क्यों है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो वो लेबर्स को उसी तरह से अपॉइंट करेगा जिससे वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कम पाए। अ फर्म विल मेट डिमांड फॉर लेबर्स अप टू पॉइंट वेयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और लेबर इज इक्वल टू मैच वेज रेट। इन द अदर वर्ड्स फर्म विल बी इक्विवेलेंट पॉइंट वेयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू मार्जिनल वेट। ओके, यहाँ पे जिनका MRP यहाँ पर होगी, जब जितनी वो वेज उतनी देंगे जितना उनका प्रॉफिट होगा। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे इक्विलिब्रियम, जैसे कि इसके इक्विलिब्रियम 2 पॉइंट पे होता है, शॉर्ट पीरियड में और लॉन्ग पीरियड में। शॉर्ट पीरियड की बात करें, अगर एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज़ मोर देन दी वेज रेट द फर्म गेट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब मिलेगा, जब वो वेज कम दे रहे होंगे बट उनका प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा, तो उसे कहेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बट अगर उनका एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी उनकी वेज रेट के इक्वल है तो उससे मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। पर अगर उनका रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कम है पर वो वेज रेट ज़्यादा दे रहे हैं लोगों को, तो उन्हें हो जाएगा लॉस। तो ये थी शॉर्ट पीरियड की बात। अब बात करेंगे लॉन्ग पीरियड में। ये परफेक्ट कंपटीशन होता है और इसमें ना ही सुपर प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, इसमें सिर्फ एक ही होता है नॉर्मल प्रॉफिट। और वो कब मिलता है, जब मार्केट का रेट भी उतना हो, जो उतना भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका रेट भी उतना ही हो, उनकी एवरेज वेज भी उतनी हो, और जो प्रॉफिट है फर्म का
वो भी इक्वल है, मतलब उनका प्रॉफिट भी अच्छे से हो रहा हो, किसी लेबर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा हो, जितना वो डिज़र्व करते हैं उतना मिल रहा हो, और जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी अपने प्रॉपर अमाउंट ऑफ पे सेल हो रही हो। ये थे हमारी 2 स्टेटमेंट थी इस थ्योरी की। अब पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म कि अब इनको ड्रॉबैक्स देख लेते हैं कि ये जो थ्योरी है ये इतनी भी अच्छी क्यों नहीं है। मतलब 2 थ्योरी है ना, ये इसमें कोई कमी होगी तभी दूसरी थ्योरी बनी है। तो पहला आ जाता है अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो हर इकॉनमी में परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता है, हर किसी इकॉनमी में इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता ही होता है। तो ये तो बहुत अनरियलिस्टिक अजम्पशन बना दी उन्होंने परफेक्ट कंपटीशन की। सेकंड, one side is as it assumed by supply of labor are fixed, supply has its own inflation of demand of wages। इन्होंने वन साइडेड थ्योरी दी है क्योंकि इन्होंने एज्यूम करा है कि जो सप्लाई है लेबर्स की वो फिक्स्ड है, और डिमांड को उन्होंने ऐसे करा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को ऐसे करा है जैसे कि बस वही सब वेज डिटरमाइन कर रहे हों, बट नहीं, इन रियलिटी में जो सप्लाई होती है उसकी भी कोई डिटर्मिनेशन होती है। थर्ड वन इज़ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। इनका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, बल्कि ये थोड़ा सा भी जो वेज है उसे रियल लाइफ में लाकर उन्होंने प्रैक्टिकल करना था। फोर्थ इज़ डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को कैसे एकदम ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन होता है अपनी अपनी कमोडिटी का, वो बहुत सारे फैक्टर्स से मिल के बनता है, वो किसी एक चीज़ से निकल कर नहीं आता है। तो जो फैक्टर और प्रोडक्शन होता है वो भी वो करता है कि अगर मान लीजिए कि ये पॉसिबल नहीं होता कि हम टोटल प्रोडक्शन को ऐसे सिर्फ एक और हमने लेबर को ऐड करा है तो हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना इंक्रीज़ हुआ है। सिर्फ एक लेबर के आने से सारा प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज़ होता, उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। तो ये हम इसका निकालना बहुत ज़्यादा टफ है। फिफ्थ इज़ इम्प्रैक्टिकल। ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है। मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, पर वहाँ पे मशीन एक है, लेबर 2 है। तो अब हम दूसरे वाले लेबर की कैसे निकाल सकते हैं प्रोडक्टिविटी, जब उसने कुछ हाथ ही नहीं लगाया। अब मान लीजिए जो पहला लेबर था वो 100 यूनिट्स दे रहा था, अब वो 300 दे रहा है उसी मशीन पे। तो अब फर्म को ये लगेगा कि जो 100 यूनिट है वो सेकंड वाले की वजह से आई है, बट नहीं, मशीन एक थी, सो दूसरे वाले का तो काम ही नहीं आया, तो हम इसकी नहीं निकाल सकते मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। सिक्स्थ, लेस एम्प्लॉयमेंट ऑन हायर वेजेस। यहाँ पे कभी कभी थोड़ा हायर वेजेस ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद इट इग्नोर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन प्रोडक्शन। यहाँ पे अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, वे सारे के सारे इग्नोर करे हुए हैं, जैसे कि मशीन कैसी है, वर्किंग कंडीशंस कैसी है, एंटरप्रेन्योर कैसा है, इन सबको इग्नोर कर दिया है। एट्थ एंड लास्ट इज स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन मतलब कि जो ट्रेड है वो कैसा आ रहा है, मतलब मार्केट का जो फ्लो है वो कैसा है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, बूम है, क्या है, ये सब। तो ये सब थी आपकी पूरी एक थ्योरी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी। अब नेक्स्ट थ्योरी है मॉडर्न और डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेजेस। तो वेजेस आर प्राइस ऑफ द सर्विस ऑफ लेबर। प्राइस ऑफ द सर्विस ऑफ लेबर इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। वेजेस क्या होता है, किसी भी लेबर की जो सर्विस प्राइस होता है वो वेजेस होता है, और ये डिमांड एंड सप्लाई से भी डिटरमाइन किया जा सकता है। तो पहले डिमांड ऑफ लेबर देख लेते हैं कि क्या होता है। ये मार्केट फैक्टर में होती है और लेबर मार्केट में होती है। जो ये और जो डिमांड होता है कौन करता है, बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर करता है। और एंटरप्रेन्योर क्यों करता है, क्योंकि जो लेबर्स है उसे हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में। डिमांड फॉर अ लेबर डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच दे प्रोड्यूस। ठीक है, तो डिमांड फॉर लेबर क्या होता है, डिमांड कौन करता है लेबर की, एक एंटरप्रेन्योर करता है प्रोडक्शन में हेल्प लेने के लिए। और वो प्रोडक्शन में क्यों हेल्प लेता है, क्योंकि जो लेबर गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, जब उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो जो एंटरप्रेन्योर है वो डिमांड करता है लेबर्स की। उसके बाद लेबर्स रेफर टू द नंबर ऑफ विच आर द प्रोड्यूसर विलिंग टू एम्प्लॉय एट अ गिवन रेट। अब लेबर्स कौन होते हैं, ये वो पर्सनस होते हैं जो प्रोड्यूसर्स के दिए हुए वेज रेट पर एग्री हो जाते हैं और काम करने लग जाते हैं। अब ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी की, कमोडिटी की कितनी डिमांड है, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी कमोडिटी की, एंटरप्रेन्योर उतनी ही ज़्यादा डिमांड करेगा लेबर की। सेकंड वन इज़ प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, जो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके प्राइस कैसे है। अब एक एंटरप्रेन्योर के पास 2 चीज़ें हैं, या तो वो कैपिटल यूज़ कर सकता है, मतलब मशीन्स वगैरह, या फिर वो लेबर्स यूज़ कर सकता है। अगर
उसे लेबर सस्ते पड़ रहे हैं तो वो लेबर से काम करवाएगा, अगर उसे मशीन सस्ती पड़ रही है तो वो मशीन से काम करवाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि डिमांड ऑफ लेबर की डिपेंड करता है कि वो कैसे हो रही है। अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा है तो लेबरों को मंगाया जाएगा, अगर अदर सब्सटीट्यूशन महंगे हैं तो लेबर्स को मंगाया जाएगा। अब सेकेंड है सप्लाई ऑफ लेबर की सप्लाई ऑफ लेबर क्या है? नंबर ऑफ आवर्स ऑल डे दैट अ लेबर इज प्रिपेयर्ड टू वर्क एंड डिफरेंट वेज रेट। सप्लाई ऑफ अ लेबर रेफर्स टू नंबर ऑफ डेज फॉर विच अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर इज विलिंग टू वर्क ऑन डिफरेंट वेज। अब सप्लाई ऑफ लेबर क्या होता है? जब कोई लेबर पर्टिकुलर डेज़ के काम करने के लिए तैयार हो जाता है डिफरेंट तरीके से किसी वेज रेट पे। अब जो सप्लाई ऑफ लेबर है ये डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स में कौन कौन से होते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स में आता है सप्लाई ऑफ लेबर्स आर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट कैसा है, इंक्रीज मॉनेटरी साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये सब। इकोनॉमिक में बेसिकली हमारी जो पैसे से रिलेटेड होते हैं वे सारे फैक्टर्स आते हैं। अगर हमारी इकॉनमी में इन्फ्लेशन होगा, मतलब अच्छी खासी इकॉनमी होगी, तो जो वर्कर्स होंगे वो ईजिली एग्री हो जाएंगे। उसके बाद नॉन इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से आते हैं? सोशल कंडीशंस, एजुकेशन, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट, ये सब। जैसे कि अब कि मान लीजिए कि किसी की फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है और वो अपनी फीमेल्स को अलाउ कर देते हैं बाहर जाके काम करने के लिए, तो ये सब आ जाता है आपका सोशल फैक्टर में। थर्ड वन है साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये होता है माइंड से कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आपको काम करने पे पैसे मिल रहे हैं, अगर आपको छोटा सा काम करने में ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो आपका काम करने का मन ही नहीं करेगा। ये एक साइड इफ़ेक्ट होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर में। ये डिपेंड करता है साइकोलॉजिकल फैक्टर से कि वो कैसे करता है। इट शुड बी डिवोट टू वर्क, कि वो कितना टाइम डिवोट करना चाहता है काम को लेकर। जो सप्लाई कर्व होता है ये कोई इकलौता कर्व है जो थोड़ा बैकवर्ड स्लोप करता है, बिकॉज जब एक पर्सन को उसके डिज़र्विंग पावर से ज़्यादा सैलरी मिल जाती है, ज़्यादा वेजेस मिल जाते हैं, तो वो काम से थोड़ा कटने लगता है और काम को उतना सीरियसली नहीं लेता है जितना उसे जब ज़रूरत थी। क्योंकि देखो भाई, ह्यूमन बींग्स हैं और उनमें कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट्स होता ही है। तो एक एक्सेप्शन लेके चलते हैं हम ह्यूमन बींग्स का कि अगर उनको पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं किसी काम के लिए तो शुरू में तो वो बहुत चाव से काम करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम पीरियड ऑफ ड्यूरेशन, वे रेजिस्ट करने लग जाते हैं काम से। तो ये थी आपकी सेकेंड थ्योरी, इतनी ही थी आपकी मॉडर्न थ्योरी। अब हम पढ़ते हैं वेज डिटर्मिनेशन की। जो वेज का डिटर्मिनेशन है वो क्या है? तो वेज डिटर्मिनेशन करेंगे पहले परफेक्ट कंपटीशन में, कि कंपटीशन एकदम परफेक्ट है। इक्विलिब्रियम वेज इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई फॉर लेबर ऑफ इंडस्ट्री आर इक्वल, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल इंटरसेक्ट करते हैं लॉन्ग रन में। तो जो वेजेस हैं वो उनको मिलती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, मतलब उनका जितना भी रिवेन्यू है, जितना वो डिज़र्व करता है उतना उन्हें मिलता है। फिर अब सेकंड वन इज़ वेज डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, की जो कंपटीशन है वो इम्परफेक्ट है। सो सिचुएशन वेयर मोनोफोसनी इज़ फाउंड इन अ फैक्टर मार्केट एंड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज़ ओनली वन फर्म। अगर मार्केट में सिर्फ एक फर्म है, मोनोपोली रूल चलता है जहाँ पे एकदम सफोकेस्टेड नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो सब उन्हीं पे डिपेंड करेगा। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन मोनोपोलिस नॉन एज इन सिचुएशन डिमांड्स। वहाँ पे जो होगा, अगर उसको अपना प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा तो वो डिमांड भी ज़्यादा करेगा और जो वेजेस होगा वो अपने हिसाब से देगा। यहाँ पर बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है लेबर्स का। एज ए सिचुएशन इफ डिमांड्स मोर लेबर्स विल हैव टू पे मोर वेजेस, अगर उसे ज़्यादा लोग चाहिए तो वो वेजेस तो ज़्यादा देगा पर वो उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर देगा। फर्म विल एम्प्लॉय नंबर ऑफ लेबर्स विच द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू मार्जिनल वेज। वहाँ पे वो लेबर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं क्योंकि जो उनका एवरेज वेज होता है वो उससे कम ही देते हैं उन्हें। मतलब अगर उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होता है वो तब भी लोगों को कम ही वेज देते हैं। अब नेक्स्ट इज़ डिफरेंस इन वेज रेट। ये मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगता है कि जो लोगों की जो वेजेस है उनमें डिफरेंस जो है वो किस बेस पर है और किस लेवल का है। तो इसके 3 रीज़न है। सबसे पहला नॉन कॉम्पिटिटिंग ग्रुप, थर्ड इज़ इक्वलाइजिंग डिफरेंस, नहीं, और सेकंड इज़ इक्वलाइजिंग डिफरेंस एंड थर्ड वन इज़ मार्केट इम्परफेक्टनेस। तो सबसे पहला पढ़ लेते हैं नॉन कॉम्पिटिटिंग ग्रुप्स। और लेबर्स आर नॉट होमोजीनियस, जो सारे लेबर्स हैं वो होमोजीनियस नहीं है। इन रियलिटी की बात करते हैं सारे होमोजीनियस नहीं है, सबके पास अपनी अपनी स्किल्स हैं। दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज़, उनके पास डिफरेंट फिजिकल कैपेबिलिटीज़ है। अब आप किसी इंजीनियर को बोल दीजिए आप खाना बना लीजिए,
उसे डिफ़िकल्टी होगी। किसी डॉक्टर को बोल दीजिए कि एक आर्किटेक्ट वाला का काम कर दीजिए, कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, नहीं कर पाएगा क्योंकि उनकी मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज़ अलग है। डॉक्टर के पास मेंटल कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा है, वो पेशेंट्स देख सकता है, उसके पास फिजिकल कैपेबिलिटीज़ नहीं है, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। दे हैव डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, उनके पास एजुकेशन डिफरेंट है, क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, उनका प्रोफेशनल भी डिफरेंट है। ऑल लेबर्स कैन नॉट बी आइदर डॉक्टर और इंजीनियर्स और एक्टर। जो सारे लेबर्स हैं वो सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और एक्टर नहीं हो सकता है, कुछ थोड़े सेक्रेटरी थर्ड लेवल के भी होते हैं। दे डिवाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप एंड ऑक्यूपेशंस, उन सबको डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में डिवाइड कर दिया गया है। वेजेस ऑफ ईच ग्रुप और ओकेशन डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। जितनी भी उनकी डिमांड होती है, मतलब उनकी जो वेज होती है, उनकी डिमांड एंड सप्लाई पर बेस करते हैं। जैसे कि जो हाई स्किल सर्जन इज़ फार लेस दैन द डिमांड बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज, एक्सपेंसिव ट्रेनिंग टू बिकम अ स्किल सर्जन एंड सप्लाई ऑफ अ क्लर्क इज़ मोर देन डिमांड। अब देखो मैं इसका मतलब बताती हूँ। अब ये तो पता लग ही गया है कि जो जितने भी वर्कर्स हैं वो सारे डिफरेंट है, अपनी ऑक्यूपेशंस के लिए भी, अपनी वेजेस के लिए भी और अपनी स्किल्स के लिए भी। तो अब एक डॉक्टर है, जो सर्जन होते हैं उनकी डिमांड थोड़ी कम होती है क्योंकि उनकी वेजेस बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उनका वो काम नहीं है जो छोटे मोटे डॉक्टर्स कर सकते, नहीं, उनके लिए अलग एजुकेशन लगती है, उनके लिए अलग ट्रेनिंग लगती है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो वहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनके पास जो स्किल लेवल है, जो उनकी मेंटल कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो उनकी थोड़ी डिमांड कम होती है क्योंकि हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है। अब वेयरएज़ एक क्लर्क है, उसकी जो है वो डिमांड थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि वो हमारे डेली रूटीन में काम आता है, इसलिए। अब सेकंड इज़ इक्वलाइजिंग डिफरेंस। इसका क्या मतलब है? इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन देयर आर डिफरेंस इन जनरल नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज रिस्क, सोशल स्टेटस एंड फिजिकल वर्क। अगर जो है सेम वर्क है, मतलब पोजीशन सेम है, मिडल लेवल ऑफ वर्क ही है, पर उनका डिफरेंस क्या क्या है कि उनका कितना रिस्क है, सोशल स्टेटस कैसा और फिजिकल वर्क कैसा है। जैसे कि इट रिमूव दिस डिफरेंस दैट मोर वेजेस पेड इन सम ऑक्यूपेशंस। मतलब उनका काम सेम है, जो लेबर्स का काम है वो सेम है, पर उनकी वेजेस अलग है क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, जो वो काम कर रहे हैं उनमें थोड़ा डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल अ बैंक पियोन इन्वॉल्व्स लिटिल फिजिकल, हैज़ नो रिस्क एंड जस्ट कंफर्टेबल्स। अब कोई बैंक का पियोन है, उसका तो कोई रिस्क नहीं है ना, उसको, वो तो अपनी कंफर्टेबल जी रहा है, एसी में काम करके सर्व कर रहा है, उसमें फिजिकली मेहनत भी इतनी नहीं लगती। वेयरएज़ अगर बात करें मैसन की, मैसन कौन होते हैं? जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो मज़दूर होते हैं। ठीक है। अब जो मैसन है उसका काम थोड़ा हार्ड है, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंगेज है, वो थोड़े एक्सीडेंट प्रोन एरिया में काम करता है। तो यहाँ पर क्या फ़र्क आ जाता है कि उसका रिस्क लेवल कितना है, उसकी कंफर्टेबिलिटी कितनी है। तो इसलिए जो मैसन होता है उसकी सैलरीज थोड़ी हाई होती है रेदर देन अ पियोन, क्योंकि उसका जो रिस्क लेवल है वो पियोन से ज़्यादा है। थर्ड वन इज़ मार्केट इम्परफेक्टनेस की, जो मार्केट है उसमें क्या इम्परफेक्टनेस है। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें जियोग्राफिकल इमोबिलिटीज़। अब कोई मैसूर का बंदा आके गुजरात में काम नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, तो यहाँ पे जोग्राफिकल बैरियर आ जाता है। सेकेंड वन इज़ आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशनल। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें ट्रेड यूनियंस आ जाते हैं, हर कोई, मतलब जो यूनियंस होते हैं उनके पास वो कुछ मिनिमम क्वालिफ़िकेशन सेट कर देते हैं लोगों की कि हमारे यहाँ पे यही लोग काम करेंगे, यही क्वालिफ़िकेशंस वाले। अब जिनके पास वो क्वालिफ़िकेशंस है वो काम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे बैरियर क्या बन जाता है? इंस्टीट्यूशनल। थर्ड वन इज सोशल इमोबिलिटी। सोशल इमोबिलिटीज़ में आ जाता है कि कस्टमर कास्ट सिस्टम कैसा है, इमोबिलिटीज़ आ जाती हैं वहाँ पे कि आप कौन सी कास्ट से आते हैं, आप मतलब आपका कलर कॉम्प्लेक्शन क्या है, फीमेल मेल जेंडर, ये सब डिस्क्रिमिनेशन जब आ जाता है तो वो सारा सोशल इमोबिलिटीज़ में आ जाता है। तो ये था कि आपका रेट कैसे कैसे डिफ़ाइन होता है अगर इन रियल लाइफ में बात करते हैं। तो अब आपका लास्ट टॉपिक बचा है डिफरेंस इन वेजेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। अब ये बहुत बड़ा कंसर्निंग टॉपिक है कि जो मेन होते हैं उनकी इनकम थोड़ी हाई होती है और जो फीमेल है उनकी इनकम थोड़ी लो होती है। अब देखते हैं किस बारे में। फिज़िकल वीक। सबसे पहले जो फिज़िकली होते हैं वो मेन थोड़े ज़्यादा हार्ड होते हैं, जो मेन होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा टफ काम कर लेते हैं, इस वजह से उनकी इनकम थोड़ी हाई होती है। सेकंड, सेलेक्टेड जॉब। जो वुमेन होती है उनकी सैलरी कम इसलिए होती है क्योंकि उन्हें सिर्फ पर्टिकुलर जॉब तक ही रखा हुआ है। इतने ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन के आने के बावजूद भी उनके लिए सेट क्राइटेरिया करा हुआ है कि जो नर्स बनेंगी वो तो फीमेल्स ही बनेंगी, जो नर्स बनेंगी, जो टीचर्स बनेंगी ये तो फीमेल्स ही बनेंगी। ठीक है। और मेंस को जैसे CEO है, बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है गर्ल्स को ये सब करने के लिए।
तो थर्ड वन इज़ वर्क फॉर शॉर्ट पीरियड। वर्क फॉर शॉर्ट पीरियड में आ जाता है सबसे बड़ी चीज़ तो मैरिज बीच में आ जाती है। आप 27 के क्रॉस हो गए हो, चलो मैरिज कर लो। इसका टाइम पीरियड जो है बहुत शॉर्ट पीरियड है। मेन पर ऐसा कोई बैरियर नहीं होता है, उनकी कोई रेज लिमिटेशंस नहीं होती, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि उनको कितना काम करना है। जैसे कि जो मेंस होते हैं उनको काम करने में बहुत ज़्यादा जल्दी लगा लेते हैं। जैसे वो टीनेज क्रॉस करते हैं उन्हें पे जॉब पे लगा देते हैं कि बस आपकी हो गई पढ़ाई जितनी होती है आप जॉब पे लगे। तो थोड़ा पीरियड का डिफरेंस आ जाता है। फोर्थ वन इज़ लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि जो ट्रेड यूनियंस है वो बहुत कम है, वहाँ पर बनी ही नहीं हुई है कि मतलब लोगों को जो सपोर्ट करने के लिए जो यूनियंस की ज़रूरत होती है वो यूनियंस है ही नहीं। और फिफ्थ वन इज़ लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए वुमेन आर पेड लो वेजेस बिकॉज दे डू नॉट परफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़। जो वुमेन्स होती हैं उनकी वेजेस काफ़ी कम इसलिए भी करी जाती हैं क्योंकि उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती ही नहीं। जैसे मैंने बोला भाई CEO की कितनी बड़ी पोस्ट है, कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कितने ज़्यादा हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कोई उन्हें वो अपॉर्चुनिटी देता ही नहीं है, उन पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती नहीं है और अगेन उनकी वेजेस कम की कमी रह जाती है। सिक्स्थ इज़ रिलायबल एंड इफ़िशेंट। मैन आर मोर डिपेंडेंट एंड इफ़िशेंट देन वुमेन। जो मैन होते हैं वो ज़्यादा डिपेंड होते हैं, मतलब डिपेंडेंट एफिशिएंट देन वुमेन, दैट देयर इज़ अनदर इज ऑफ लॉ वेजेस टू वुमेन लेबर्स। इसमें क्या होता है कि जो मेन होते हैं वो ज़्यादा डिपेंडेबल्स होते हैं और इफ़िशेंट होते हैं वुमेन से। जो मेन होते हैं वो ज़्यादा क्लियरली से काम कर लेते हैं रेदर देन वुमेन, तो इस वजह से भी उनकी थोड़ी जो सैलरी होती है वो थोड़ी हाई होती है। सेवन्थ इज़ कस्टम। कस्टम इज़ कि हम शुरू से ही ये एक रूल ही बन गया है कि चाहे वुमेन जितना भी काम करे उसको उतना ही, उससे कम ही सैलरी मिलेगी। जैसे कि मैंने एक बार लाइव देखा था किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पर जो मेल था उसको दी जा रही थी 600 वेजेस लेबर पे, और जो वुमेन थी उसे दे रहे थे सिर्फ 500। काम दोनों ने सेम किया था बट फिर भी डोमिनेटिंग ऑफ मेन वर्ल्ड उसे दी गई थी 600। उसके बाद 8 लीव विद पे। मतलब जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है दैट कैन नॉट अटेंड टू देयर वर्क थ्रू आउट देयर रेगुलरली, दे मेटेड लॉन्ग लीव्स ड्यूरिंग मैटरनिटी पीरियड, पेमेंट ऑफ वेजेस, वुमेन वर्कर विदाउट एनी प्रूफ, बर्डननेस टू द एम्प्लॉयर। मतलब कि लीव विद पे मतलब ऐसा होता है कि जो वुमेन्स होते हैं उनके घर में बहुत ज़्यादा रिचुअल्स होते हैं। मतलब कि जो वुमेन्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रेगुलरली बेसिस पे छुट्टियाँ करनी पड़ जाती हैं, जिनकी वजह से जो उनकी सैलरी होती है वो थोड़ी कम हो ही जाती है। तो घुमा फिरा के बात सारी यही आ जाती है कि जो वुमेन होती है उनकी सैलरी कम होती है और जो मेंस होते हैं उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये था आपका वेज चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं रेंट। अंटिल टेक केयर।